हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के कमोडिटी राउंड अप की। आऊंगा डिटेल में, सारी बातचीत करूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं इस शो में अगले आधे घंटे क्या करने वाले हैं। पहले तो सोना, क्योंकि हायर लेवल से कुछ करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अभी सोने में गिरावट बाकी है? प्रेशियस मेटल्स ने बहुत अच्छे मूव्स दिए। क्या फिर से चांदी 1 लाख के स्तरों को छूती हुई, उसको पार करती हुई नजर आएगी या नहीं? और एक दिक्कत है हमारे रिजर्वायर्स, जिनमें अब वाटर लेवल्स रिड्यूस होते हुए पानी कम है। क्या मायने इसके, कितनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं? इन सब पर भी बातचीत होगी, इन सब को भी टटोलेंगे। तो दरअसल शो में कोशिश होगी सोने का व्यू लेने की, चांदी का व्यू लेने की, कच्चा तेल, बेस मेटल्स, एग्री, सब फोकस में आएगा। मदद करने के लिए होंगे पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले साहब, निर्मल बंग सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह, कमोडिटी एक्सपर्ट दुबई से डॉक्टर धर्मेश भाटिया साहब। इन सब से चर्चा करेंगे। उसके ब्रेक के उस पार, जो मैंने पानी कम है का टीजर दिया था आप लोगों को, स्काईमेट के प्रेसिडेंट मीट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा सर को भी शो में अपन जोड़ेंगे। तो एक एक्शन पैक्ड अगला आधा घंटा। सबसे पहला जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। पहले जरा दिखाता हूं सुबह के भाव, किस तरह से कामकाज हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना कुछ करेक्ट होकर आज सुबह कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। आधे % का दबाव, मेरे ख्याल से प्रति आउंस सोने की कीमतें 33-30 के आसपास के जोन्स पे इंटरनेशनल मार्केट्स, ये देखिए, इनफैक्ट 3300 के एक शेड नीचे दबाव गहरा रहा है। और भारतीय बाजारों में भी 1% के आसपास की कमजोरी के साथ सोना इस समय कामकाज करता हुआ। 3/4% से ज्यादा का दबाव है, 95,000 के आसपास के लेवल्स। ध्यान रखिएगा, हमने मेरे ख्याल से 22 अप्रैल, कुछ दिन पहले ही, वो 99,358 के अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर देखे थे। वहां से कुछ कूल ऑफ होके सोने में हो रहा है कामकाज। कई सारे फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो खैर दो चीजें जिस पे सबकी पैनी नजर बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स, जो कि लोअर लेवल से, ध्यान रखिएगा, बाय द वे, इंच अप हो रहा है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर सामने खड़ा है 100 का, लेकिन 98 के नीचे स्लिप होके उसी दहलीज पे आके डॉलर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। ये एक रीजन। और बयानबाजी हैं जिन पे मैं आगे आऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। पर वो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स के चलते भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हाई सोने ने इंटरनेशनल मार्केट में मेरे ख्याल से $3500 के लेवल छुए थे। वहां से कूल ऑफ होकर कामकाज होता हुआ। जो कॉन्फ्लिक्टिंग टैरिफ और रिपोर्ट्स हैं, टैरिफ और में सबसे इंपॉर्टेंट यूएस और चाइना, उसी के चलते सेफ हेवन डिमांड सोने में उभरी थी। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं अपने लिए। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब, यूएस के प्रेसिडेंट, कह रहे थे कि हमने मीटिंग करी चाइना के साथ। एक मीटिंग हमारी सुबह भी हुई थी चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उसी के बाद चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट आ गए। ये रिपोर्ट्स टॉक्स की, डेवलपमेंट की, ग्राउंडलेस है, कोई बैठक नहीं हुई। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हुए, हालांकि स्ट्रीट कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन कर रहा है कि कुछ हद तक थॉ, यानी कि जिस रिलेशनशिप जितने सार हो गए थे, अब बातचीत, जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, शायद टैरिफ रिलेटेड बातचीत की तरफ बढ़ रहे हो। तो द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ऐसे रीड करना चाहिए। ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पहले जरा पोपले सर के पास जाते हैं। पोपले सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वॉलेटाइल है, लेकिन एलिवेटेड लेवल्स पे ही पोपले सर कामकाज करता हुआ। वॉलेटिलिटी अच्छी खासी हायर लेवल्स के आसपास। तो सबसे पहला सवाल तो अपने डोमेस्टिक मार्केट में सोने को लेकर डिमांड सिनेरियो कैसा है, क्योंकि सामने अक्षय तृतीया खड़ी हुई है सर। कुछ मांग पिकअप हो रही है इन एलिवेटेड लेवल्स पे? सो डिमांड वैसे ही अक्षय तृतीया के लिए एंटिसिपेटेड थी हमारी। ओनली कंज्यूमर की कंसर्न थी गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन में, मोर देन द प्राइस इटसेल्फ। द फ्लक्चुएशन जो होती है वहां पे एक मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है। एज सुन एज ये प्राइस स्टेबल हो जाएगी, कंज्यूमर की जो फाइनल परचेस होती है वो क्लोजर्स में आ जाती है।
तो वी आर जस्ट लुकिंग एट अनदर 1 वीक टू गो अक्षय तृतीया के लिए, एंड इसके चलते ही विल अंडरस्टैंड कंज्यूमर डिमांड जो है वो क्लोजर्स कैसे हो रही है। प्रोडक्ट वाइज इफ यू सी कि कंज्यूमर की जो सेल्फ परचेज रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई है, तो गोल्ड प्राइस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बट नेवरदलेस देयर रिक्वायरमेंट फॉर अक्षय तृतीया परचेज एज ऑस्पिशियस परचेज ये जारी रहेगी। So we don't see that mellowing down. खाली we are waiting for a stable price to come in. पोपले सर, आपके जब अकाउंटेंट साहब रात को अकाउंट्स टैली करते होंगे तो उसमें तो उनको सेल्स अच्छी दिखती होगी, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है। वॉल्यूम्स को लेके थोड़ा सा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। आप कह रहे हो वॉल्यूम्स के फ्रंट पे भी कोई लेट डाउन नहीं है, ऐसा? So volumes is most important for us, not value in the jewelry trade. हमें जो बिजनेस मार्जिन भी होती है हमारी वो बेसिकली ग्रामेज पे होती है, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड। सो दैट इज हाउ वी ऑलवेज जज आवर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस आल्सो, एंड आल्सो कि हमारी जो ग्रोथ हम कैली करते हैं वो ग्रोथ ऑन ग्रामेज में करते हैं। पता है, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं वो जनरली एफएमसीजी के लिए, डाउन ट्रेडिंग। भाई दिक्कत आती है तो आदमी महंगे प्रोडक्ट लेता है लेकिन महंगी के सस्ते की तरफ मूव कर जाता है। आई एम अज्यूमिंग हर जगह ऐसे ही होता होगा। पोपले सर, आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता होगा। अब मुझे खरीदना है तो मेरा कैरेटेज जो होगा वो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, कैरेटेज तो इंडियन कंज्यूमर जो है 22 कैरेट की तरफ ही है, उसी पे स्टिक करता है। affinity towards 22 carat is very high. Though we have other variations also available like 18 and 14, but their core business is always in interest of 22 carat. But of course, जो consumer demand करते हैं वो lightweight jewelry कहते हैं हम जैसे, where the product is lighter in weight, hence the budget can be constrained. But again, this is since I said it's a self-purchase subject, so value is not of concern to the consumer on the overall budget point of view. बट ऑफ कोर्स एक कॉन्शियस एफर्ट होती है कि बेस्ट गोल्ड प्राइस में लेना है, तो उसी के लिए कंज्यूमर हमेशा स्टेबल प्राइस चूज करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो अक्षय तृतीया है। वैसे मेरे ख्याल से वो सीजन तो जून में शादियों का भी वापस पोपले सर पिकअप हो रहा होगा। तो शादी इनफैक्ट चालू ही है। अप्रैल आल्सो हैड लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड वी सी मई एंड जून आल्सो हैविंग वेडिंग्स। सो जो शादी की डिमांड है दैट इज कंसिस्टेंट थिंग, and that is also not at one given point of time, it is over a period of time where consumers have to book in an item, उनकी customization होती है, bespoke jewelry हम बनाते हैं, तो ये एक process होती है 2-3 महीनों की, where the clients come in and choose jewelry, and it's an entire process of the entire family. So it is not at one point of time where they freeze on one gold rate and it happens, but it's across a period of time. So that again is not something which can अब वो मैं तो मानता हूँ ऑस्पिशियस डेट्स भी खत्म हो गई। अब तो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीकेंड मिल जाए तो शादी कर डालो, पंडित जी तो मान ही जाएंगे। अच्छा, आप आए हो तो पोपले सर एक सवाल है, मेरे घर वाले पूछ रहे थे, एक नवंबर में फैमिली में शादी है, गोल्ड की गिफ्ट करना है, तो ये सही समय है कि रुक जाओ थोड़ा सा ठंडा होगा? No, in fact, buy gold at the time you have the money. Next time you wait for it, you'll have a higher price. हाँ, ये बात सही है, रुक नहीं रहा मामला, टाइम करना बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज को। तो पोपले सर कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली, एलिवेटेड प्राइसेस पे भी हम हिंदुस्तानी अभी भी डिमांड जस की तस, चाहे वो अक्षय तृतीया हो चाहे मैरिज सीजन हो, डिमांड में कोई लेट डाउन नहीं, ग्रामेज पे या फिर वो कैरेटेज पे कोई लेट डाउन नहीं है, ऐसा मानूं? पोपले सर, थैंक यू सो मच अपफ्रंट जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। मूड मॉल है कैसा? चलिए चला जाए धर्मेश जी और कुणाल जी के पास। धर्मेश जी, पहले तो दुबई में बैठ के आपने ये ट्रम्प साहब या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बयान और चाइनीज काउंटर बयान, इसमें नेट समझा क्या आपने? क्योंकि एक बोलता है बातचीत कर रहे हैं, दूसरा बोलता है काहे की बातचीत, हमसे तो कोई बातचीत हुई नहीं, तो मानो किसकी? और टैरिफ वॉर के फ्रंट पे कुछ लेट डाउन, कुछ रिलीफ ऐसा दिख रहा है कि अक्रॉस एसेट क्लासेस की शायद थॉ आएगा, शायद वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ऐसा मान के चल रहे हो आप लोग क्या? देखिए, अगर आप ट्रम्प साहब की जब भी वो आते हैं, लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन करके आए थे, तो पहले 6 से 1 साल इतनी वॉलेटिलिटी आ गई थी मार्केट में, किसी को समझ नहीं रहा था। सेम जो सिनेरियो ये टाइम भी हो रहा है, किसी को समझ नहीं रहा कि वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है। बट अगर आप देखिए तो करेंसी वॉर तो जरूर हो रही है। अगर आप देखिए डॉलर में काफी अच्छी पिटाई हुई है, डॉलर ऑलमोस्ट 105 से ऑलमोस्ट 100 के नीचे आ चुका है। गोल्ड में ज्यादा निवेश हुआ क्योंकि एज अ सेफ हेवन बाइंग अगर देखें तो दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार है, एक है सोना, दूसरा है जापानीज येन। अगर जापानीज येन देखें उसमें भी 20 से 25% की पिटाई देखने मिली है। तो उसकी वजह से सारा का सारा जो तेजी है वो सोने में देखने मिली, और सोना इस कारणवश एकदम एक्सपोनेंशियल रैली
आई है प्राइस में। सारे सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, पोजीशंस अपने बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी वॉर्स में ये एक ऐसी विकल्प है जहां पे आप ऑफलोड कर सकते हो कभी भी और अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस कारण आप देखिए कि सोने में कंटिन्यूस तेजी आ रही है, ना कि रिटेल बाइंग हो रही है, बट प्रॉपर सेंट्रल बैंक बाइंग हो रही है अराउंड द वर्ल्ड। काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, और अगर आप देखिए सोने और चांदी के जो एक स्प्रेड थे वो इतनी बड़ी स्प्रेड हो चुका है कि पोजीशन सबके बर्स्ट हो चुके होंगे अब तक, और प्राइस काफी ऑलमोस्ट, अगर डोमेस्टिक मार्केट में तो सोना और चांदी एक ही प्राइस आ चुका है, जो काफी काफी डिफिकल्ट है होना। तो मेरे हिसाब से जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती, इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बढ़ती, आपको सोना में कंटिन्यूस तेजी देखने मिल सकती है। जैसी स्टेबिलिटी आएगी, अब देखिए चांदी आउट परफॉर्म करेगा। तो करंट सिनारियो में जो भी गिरावट आ रही है, अच्छी गिरावट है, हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से। और अगर करेक्शन आती है $100-150 की, तो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने का, और लंबी तेजी अभी भी आ सकती है। जब तक ट्रम्प साहब अपनी ट्वीट्स और अपने प्रचार, अपने विचार बदलते रहेंगे, तेजी सोने में कंटिन्यूस आती रहेगी। ट्रम्प साहब मेरे घर बैठे बैठे ट्वीट कहेंगे क्या? ये कुणाल, अगर ट्रुथ सोशल पे डालो तो उसे ट्वीट कहते हैं, कुछ और कहते हैं? जी ट्वीट ही होता है, जो एक्स पे डालते हैं वो। नहीं, एक्स पे कर, वो तो ट्रुथ सोशल में एक्टिव है, ट्विटर पे तो आते ही नहीं आजकल। पर मेरे ख्याल से ट्रुथ सोशल में कहते हैं ट्रुथ डाला, तो वो जो ट्रुथ डालते हैं रोज, उससे बहुत वॉलेटिलिटी आती है। कुणाल, एक चीज हो गई टैरिफ अपने फ्रंट पे, अब वो सिचुएशन फ्लूइड है, इवॉल्विंग है। दूसरी नजर है हम सबकी डॉलर इंडेक्स पे, अब वो आ गया साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड जोन वापस 100 के करीब, शायद इसीलिए वहां पे रेस्ट ले रहा है। पर आप लोग इवेंचुअली क्या, क्योंकि जब आप कमोडिटीज की ट्रेड वेट ले रहे हो तो डॉलर इंडेक्स में आई एम श्योर पैनी नजर बनी होगी, लग रहा है कि 100 के पार जाने की तैयारी? देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर व्यू देना चाहता हूँ। मेरी राय में गोल्ड, हाँ, ये जो अभी 99,000, 1 लाख रुपए के जो भाव टेस्ट किया है ना, ये शॉर्ट टर्म में पीक आउट हो गया है। सो ये जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड विशेषज्ञ है, वो $2,000 जब गोल्ड का भाव चल रहा था, तब ये कोई नैरेटिव $3,500 $4,000 का भाव का टारगेट के नहीं आए थे। अभी जैसे $3,200-3,300 आ गया, जैसे क्रूड ऑयल में हमने $120 से $150 की रैली देखी है, ऐसे सिमिलर वे में हमने गोल्ड की रैली देखी है अभी रिसेंटली। और रिसेंट जो रैली है उसमें सेंट्रल बैंक ने गोल्ड नहीं लिया है, देयर इज नो बाइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ओके, सो यहाँ पे मैं जो निवेशक है उनको बोलूंगा, बिंदास बैठिए, या आपके पास गोल्ड है, ये जो भी उछाल आता है उस पर गोल्ड बेचिए। आपको नीचे में 88,000 87,000 में, जो आपने पोपली सर से क्वेश्चन पूछा कि क्या नवंबर में शादी है, बिंदास रुके शांति से, आपको गोल्ड नीचे मिलने वाला है। यूएस और चाइना फुल फ्लेज ट्रेड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों की साइज $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है, $110 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी है। अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दे हैव टू फाइंड सम वे टू गेट सम सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस, अदरवाइज वर्ल्ड की जो टॉप 2 इकोनॉमी है वही बर्बाद हो जाएगी। सो दे विल नॉट हैव, दैट विल नॉट हैपन। आप देखिए, ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया, सामने चाइना का भी स्टेटमेंट आ गया। सो माई क्लियर व्यू इज गोल्ड इज पीक्ड आउट फॉर द शॉर्ट टर्म। जो भी उछाले आते हैं वो बेचने के लिए आएंगे, बिंदास। ये उछाले में आप गोल्ड, आपके पास फिजिकल है, आपने थोड़ा बहुत बेचा तो आपको $10,000 नीचे मिलने वाला है। 88,000 89,000 गोल्ड आने वाला है। 99,500 जो हमने गोल्ड का भाव देखा ये हफ्ते के स्टार्ट पे, वो हो गया है। सो जैसे ऑयल $150 मार के सीधा बाद में, पहले 100 और बाद में, तो मैं क्रैश नहीं बोल रहा हूं। मैं समझ गया। तो कुणाल, जो है उसे बेच दीजिए, $10,000 नीचे मिलेगा। बेसिकली आप कह रहे हो प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, साथ साथ सेल इनिशिएट भी करूं, या सिर्फ मुनाफा वसूली करूं? दो अलग अलग चीजें हैं ये। देखो, एकदम सिंपल है। ये जो ट्रेडर्स है, जिनको ट्रेडिंग करना है, वो अलग चीज है। वो लोग ट्रेडिंग के लिए वही जो 99,500 का लेवल था उसके ऊपर नहीं जाएगा, वो करके शॉर्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स के लिए। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गोल्ड में स्ट्रक्चरल मंदी आने वाली है, गोल्ड 70,000 हो जाना। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। गोल्ड इज स्टिल गोइंग टू बी असेट क्लास टू बी इन। अभी भी उसमें आपका पैसा निवेश रहना चाहिए। बट ये जो 96-97 हजार के रेट पे पूरा वर्ल्ड जो गोल्ड बाय करने को बोल रहा है ना, ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि अभी तो ये नहीं चलने वाला है, कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली एलिवेटेड लेवल से कूल ऑफ होगा, ये नहीं है कि तेजी खत्म हो गई है सोने की, कूल ऑफ का समय हो सकता है। यहां से दबाव, ट्रेडर्स उस हिसाब से पोजीशन करें, जिनके पास ऑलरेडी है मुनाफा, चाहे तो मुनाफा बांध लें। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, धर्मेश जो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे टीजर के तौर पे पढ़वा दिया, चांदी
वापस लाख रुपए देख रहा हूं चांदी को कि नहीं, या फिर अब चांदी के लिए क्या है, इंडस्ट्रियल भी मेटल, अब अगर वाकई टैरिफ वॉर पे फ्रंट पे ईज ऑफ होने की तैयारी हो रही तो चांदी ऐसा है कि आउट परफॉर्म आउटशाइन कर जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कुणाल से काफी सपोर्टिव हूँ, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आनी चाहिए, हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, तो ही मार्केट में तेजी आएगी। रही चांदी की बात, तो देखो चांदी ने कभी आउट परफॉर्म किया ही नहीं है कंपैरेटिवली। जो पहली जो $50 की रैली थी, उसके सामने अभी भी मार्केट $30 के इर्द गिर्द घूम रहा है, सस्टेनेबल है, काफी स्टेबल हो चुका है। बट जैसे ही दोनों दोनों जो कंट्री है वो अगर स्टेबल हो जाती है और एक निर्णय पे आ जाती है, ओके फाइन अभी ऐसे करेंगे, तब आप देखिए कि चांदी प्लैटिनम काफी अच्छी रैली दे सकती है और प्राइस यहाँ से काफी आउट परफॉर्म हो सकता है। तो मेरे हिसाब से चांदी में अभी भी निवेश करना चाहिए। मेरे से कोई भी गिरावट आता है हमें बाय करके चल सकते हैं। फिर से मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि $35 से $40 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगर रुपया कमजोर हुआ, और मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि 97 98 तक जाने की संभावना है, अगर डॉलर फॉर्म हुआ, तो ये प्राइस लाख रुपए के ऊपर 1,10,000 1,20,000 भी जा सकती है नवंबर तक। तो बाय साइड में रहने की मेरी कोशिश रहेगी, और कोई भी गिरावट आता है तो आप चांदी में निवेश करें, आपको स्टेबिलिटी और अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है आगे जाके। लीजिए भाई, अच्छा समय ये दोनों बैठते हैं तो जज्बात में मैं भी बह जाता हूं। इतनी देर लगा दी कि सोने के आगे बढ़ ही नहीं पाए, सोना और चांदी कवर हो गया। कच्चा तेल क्विकली समझ लेता हूं, दिखाइएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट रोज सुबह मैं ट्रैक करता हूं, इसलिए पता है मुझे $66-67 के आसपास ब्रेंड के भाव, हाँ $66.7 के आसपास ब्रेंड। लेकिन हाँ, बीच में हमने जो हाइज देखे थे 68 प्लस के, उससे थोड़ा बहुत कूल ऑफ। वो ओपेक प्लस आउटपुट बढ़ा देगा, आउटपुट बढ़ रहा होगा, डिमांड तो अभी ज्यादा है नहीं, तो मामला इसलिए गड़बड़ाया हुआ है। और यूक्रेन को लेकर अलग अलग संकेत आते हैं, अटैक बढ़ गया, ट्रम्प साहब ने धमकी दी, कुछ कर तो पा नहीं रहे ट्रम्प साहब, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में कुणाल, कच्चा तेल क्या ट्रेड बन रहा है? ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो क्या बन रहा है? भारतीय बाजार का प्लीज कच्चा तेल का भाव रखिएगा, एमसीएक्स का। हाँ, देखिए, शेल ऑयल यूएस में 13 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन आता है, उसका कॉस्टिंग होता है $60 to $63, और नाइमेक्स क्रूड ऑलरेडी चल रहा है $63 के आसपास। तो एकदम सिंपल लॉजिक से मैं आपको कह रहा हूँ, ऑयल की डिमांड अभी भी आने वाले 10 साल में कोई भारी मात्रा में गिरने वाली है। हर साल 1.5 मिलियन से 1.25 मिलियन की डिमांड बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में नहीं बढ़ रही है तो इंडिया में बढ़ रही है, वियतनाम में नहीं बढ़ रही है तो चाइना में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉकेट से अफ्रीका में डिमांड बढ़ रही है। सो अभी भी वी आर नो वेयर नियर द पीक ऑयल डिमांड। ओके, द ऑयल डिमांड इज गोइंग टू गो अप टू 120 मिलियन बैरल्स। सो $60 में ऑयल में मंदी नहीं करनी चाहिए, $60 में ऑयल लेना चाहिए। 60-62 में कोई ना कोई रीजन आते रहेंगे। ईरान का और यूएस का मसला चला, ईरान पे सैंक्शन लगा दिए यूएस ने, तो क्या होगा? सो नाउ एक चीज बहुत क्लियर है, दैट ट्रम्प इज बीइंग वेरी एग्रेसिव ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। वो सीधा सबको वार्निंग ही देते हैं। कल बोल दिया पुतिन साहब को, व्लादिमीर डोंट अटैक। सो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन डी एस्केलेट होता है, तब तब ऑयल में नीचे जो भी फ्लोर आती है, ये ब्रेंट 64 63 आता है, या WTI $60 आता है, ठीक है। वहां पे कोई न्यूज नहीं होता है तो भी बाय करना चाहिए। एक काम करता हूं, आप दोनों कंटिन्यू करो। प्रेफर्ड एग्री पिक कुणाल आपकी, और प्रेफर्ड बेस मेटल में ट्रेड धर्मेश आपके पास आऊंगा। और साथ में भाई साहब इंतजार कर रहे हैं जीपी शर्मा सर भी, उनसे भी बातचीत करनी है। सारा एक्शन ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाई, देश में रिजर्वॉयर्स में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। कुछ राज्यों में ये 20% के भी कम पहुंच गया है। क्या चल रहा है? क्यों इतना पानी रिड्यूस हो गया है? खेती के समीकरण इसके चलते कैसे बैठेंगे? कब तक हालात इंप्रूव होना शुरू हो सकते हैं? इन सब पे डिटेल में बातचीत करने के लिए स्काईमेट के जीपी शर्मा सर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। शर्मा सर, वो प्रोड्यूसर साहब ने ग्राफिक लेआउट कर रखे हैं। पंजाब में 16%, हिमाचल 26 वगैरह वगैरह, लिस्ट लंबी चौड़ी है। ये हिस्टोरिकली साल के इस समय हालात ऐसे ही रहते हैं, या इस बार अलग से कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग हो गए? आशीष, वैसे तो इन दिनों जब अप्रैल मई का महीना आता है, रिजर्वॉयर का स्तर जो है कम जरूर हो जाता है, लेकिन इस बार इसके दो कारण हैं। एक तो सर्दियों की वर्षा बहुत कम हुई थी, 47% की कमी रही थी विंटर रेनफॉल में, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसको जब हम शुरू ही उस स्तर से होंगे, और उसके बाद प्री मानसून कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा, विशेषकर कुछ क्षेत्रों में। मार्च तो काफी
खराब ही रहा, मैं कहूँगा। लगभग 35-40% तक की कमी रही मार्च में भी। और अप्रैल में आके थोड़ी सी स्थिति जरूर सुधरी है, लेकिन जितना कम रेनफॉल हुआ है पहले 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसकी भरपाई होना मुश्किल है। और उसके चलते ही ये स्थिति है, जैसे आपने बताया कि जल स्तरों का लेवल जो है 20%, जो कि चिंताजनक है। जी, चिंताजनक तो है। शर्मा सर, फिर आप लोग की वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का कैलकुलेशन आ गया था 103% का इस बार के मॉनसून का, वो 4 महीने के पीरियड का। ये तो पूरे पीरियड का एवरेज है। अपफ्रंट फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आप कैसे देख रहे हो? बारिश कैसी हो रहेगी? कब तक फिर, मतलब मैं बेसिकली ये डिटोरेटिंग स्थिति कब अरेस्ट होती हुई नजर आएगी? और प्लस इसी को क्लब कर देता हूं, ऐसे में खेती पर इसके रिपरकशंस और इंपैक्ट्स। देखिए, जो प्री मानसून के महीने हैं, जो अप्रैल तो करीब करीब खत्म हो गया, मई का महीना है, इसमें वर्षा होती है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा जरूर रहती है, पर लोकलाइज होते हैं। इसका स्प्रेड ज्यादा नहीं होता है, ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होती है। इसलिए मई के महीने में कोई इतनी भरपाई हो पाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। और मानसून आने में तो वही समय है। जून के महीने में अगर मानसून शुरू होता भी है पहले सप्ताह में, तो जो क्षेत्र है जिसमें स्थिति चिंताजनक है, उसके पहुंचते पहुंचते ही वक्त लगता है। गुजरात, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मैं तो कह रहा हूं इवन महाराष्ट्र में भी कोई स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। विदर्भ में कुछ एक स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई है। मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी वर्षा बहुत कम हुई है। बहुत सारे देश के 50% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें सामान्य से वर्षा बहुत कम, और कुछ जगहों पे तो वर्षा हुई ही नहीं प्री मानसून की। इसलिए अभी स्थिति में सुधार होने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम लेके चले कि मई में बहुत सुधार आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि जो मई की शुरुआत है उसमें लग रहा है प्री मानसून एक्टिविटी जो है बढ़ रही है। देश के लगभग पूर्वी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, दक्षिणी भागों में क्षेत्र कुछ फिर भी छूट जाएंगे, गुजरात जैसा क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश का। लेकिन हाँ, पहले जो 10 दिन होंगे मई में, उसमें प्री मानसून एक्टिविटी में कुछ सुधार जरूर होगा। और उसके कारण थोड़ी सी आशा जरूर है कि हाँ, स्थिति बेहतर होगी। बट अदरवाइज हमें मानसून का ही इंतजार करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मई के फर्स्ट 10 डेज क्रूशियल। शर्मा सर, थैंक यू सो मच। कुणाल, इसी कड़ी में फिर आपकी एग्री प्रिफर्ड पिक या पिक्स? आई थिंक टर्मरिक अच्छा रहना चाहिए। टर्मरिक में आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको 14,600 तक की रैली देखने मिल सकती है। हल्दी, टर्मरिक खरीदिए। और बेस मेटल्स में धर्मेश, आपका सबसे प्रेफर्ड आइडिया? मेरी टॉपिक कॉपर में रहेगी। मुझे लगता है कि कॉपर 850 काफी अच्छा स्तर है, यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 845 के स्टॉप लॉस से अपसाइड 860 से 870 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू आप दोनों का पूरे शो में बने रहने के लिए और बढ़िया तरीके से हम सबको गाइड करने के लिए, दिमाग के चाक्षु खोलने के लिए। धर्मेश जी, कुणाल जी, आप दोनों का धन्यवाद। अपनी अगली मुलाकात, अभी तो आप वीरू से मिलेंगे, लेकिन अपनी अगली मुलाकात उसके बाद 12:27 पे होनी है। चाचा भतीजा और निफ्टी में गावा सर होंगे मेरे साथ। फोन लाइंस खोलने जा रहा हूं, टोल फ्री लाइंस खुल जाएंगी। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजना शुरू करिए। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हर फ्राइडे को चाचा जी के साथ एड्रेस करें। नमस्कार।